दोस्तों को सलाम और दुश्मनों को भी सलाम, क्योंकि हमें पता है वो बहुत जल्दी दोस्त बनने वाले हैं। तो ये है कहानीबाज अनुपमा का लाइव शो और इसमें होंगी स्टोरी, ट्रैवल डेस्टिनेशंस, फूड, शॉपिंग और कुछ प्रैक्टिकल मैजिक। तो मेरे शो से जुड़े रहिए क्योंकि बीच बीच में मैं कॉन्टेस्ट अनाउंस करूंगी और आज मैं बताने वाली हूँ इस मंथ का लिसनर व्यूअर ऑफ द मंथ कौन है और उसने क्या जीता है। और मेरी स्टोरी के दौरान जब भी आपको अंदाज़ा हो कि ये स्टोरी कहाँ की है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, क्योंकि जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही आपको स्टार पॉइंट्स मिलेंगे और जब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टार पॉइंट्स हो जाएंगे तो आपको मिलेगा कोई इनाम। तो आज का प्रोग्राम शुरू करती हूँ। आज मेरे पास है एक बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी और आपको गेस करना है स्टोरी के दौरान कि वो स्टोरी है कहाँ की। बहुत पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक लड़की रहा करती थी। अब वो जो लड़की थी वो ऐसी जगह पे रहती थी जहाँ बहुत सारे लोग नहीं थे और जगह बड़ी खूबसूरत थी। वहाँ एक नदी बहती थी और सूरज का नज़ारा बड़ा प्यारा होता था। बहुत ही खूबसूरत हरी भरी जगह थी। अब ये इस लड़की की क्या ख़ास बात थी कि ये सूरज से इसकी बड़ी दोस्ती थी, सूर्य देवता से बड़ी दोस्ती थी। क्या है कि जैसे ही सूरज उगता था तो ये लड़की उठ जाती थी। उसके बाद सूरज की दिनचर्या के हिसाब से इसकी सारी दिनचर्या होती थी। जैसा सूरज जहाँ पे है उस मुताबिक ये काम करती थी कि मुझे इस समय क्या काम करना है। तो सुबह से लेकर शाम तक सूरज के साथ साथ घूमती रहती थी और सूरज चढ़ा तो खाना खाया, उतरा तो लेटे, खेले कूदे, जो भी कुछ करना है वो सूरज के साथ करना है। और शाम को जब सूरज ढलता था तो ये नदी पे जाया करती थी कि जहाँ तक हो सके सूरज को देख सके ढलते ढलते। जब तक सूरज ढल नहीं जाता था वो सूरज को देखती रहती थी और जैसे ही सूरज ढलता था वो घर आके खाना खा के सो जाती थी, क्योंकि उसको चाहिए था कि सूरज पहली किरण ही सूरज की उसके साथ वो जग जाए। अब सूरज के साथ इतनी दोस्ती रखते रखते क्या हुआ कि इस लड़की में भी सूरज जैसा एक शाइन, एक ग्लो और एक सुनहरापन आ गया। और वो इतना ज़्यादा था कि आस-पास के कई कई दूर वाले और पास वाले कस्बों में, शहरों में इसकी ब्यूटी के चर्चे होने लगे। इसकी खूबसूरती, वो जो एक सुनहरा ग्लो था, उसके चर्चे होने लगे। तो बहुत लोगों ने सुन रखा था कि एक लड़की है जो सूरज की दीवानी है। तो जब ये लड़की बड़ी हुई और इसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले तो कई सौ मील दूर एक बड़ा सा शहर था जिसमें एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसका लड़का था शादी की उम्र का। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लड़के के लिए ऐसी लड़की लाऊं जिसके बारे में हमने सुन रखा है कि वो सूरज की तरह ग्लो करती है। तो इस आदमी ने पैगाम भेजा अपने लड़के के शादी का और उसको लगा कि अरे ये तो छोटे से कस्बे में रहने वाले लोग हैं, मेरे पैगाम को मना थोड़ी करेंगे। अब पैगाम आया तो लड़की के पिता ने लड़की से पूछा कि भाई बड़ा अच्छा रिश्ता आया है, कहोगी तो तुम्हारी शादी यहाँ कर देते हैं। तो लड़की ने कहा कि कहाँ है, कितनी दूर है वो वाला शहर। तो पता चला कि ये तो बहुत कई सौ मील दूर है। तो लड़की ने मना कर दिया। लड़की ने कहा नहीं, मेरी तो सूरज से दोस्ती यहाँ पर है और मुझे तो सूरज जैसा यहाँ पे दिखता है नदी में, मैं उसको रात शाम को उसको बाय बाय करने जाती हूँ, नमस्कार करने जाती हूँ, मुझे तो वही चाहिए। मैं इतने कई सौ मील दूर जाकर नहीं रह सकती क्योंकि मुझे मेरी सूरज से जो दोस्ती है वो सबसे प्यारी है। अब मना कर दिया गया। इसके पिता ने कहा कि ठीक है, जब मेरी लड़की तैयार नहीं है तो मैं क्यों शादी करूं वहाँ पर। तो वो चली गई, वो पैगाम वापस हो गया। अब जब पैगाम वापस हुआ तो उस अमीर आदमी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे पैगाम को, जो मैं इतना अमीर हूँ, इतना बड़े घर का हूँ, और मेरे पैगाम को वो मना कैसे कर सकती है। तो उसको बहुत गुस्सा आया और एक दिन वो अपनी बहुत सारे लोग लेकर के इसके लड़की के कस्बे पे आ गया कि मैं तो ज़बरदस्ती लड़की को लाऊंगा, चाहे उसमें मारकाट हो, लोग मरे, कुछ भी हो। अब जब ये सब
चल रहा था, बहुत झगड़े हुए, मारकाट हुई। तो ये लड़की उस समय नदी में गई हुई थी सूरज को के आखिरी दर्शन के लिए, इससे पहले कि वो डूबे। तो उसने दूर से ही देखा कि कुछ तो अब मेरे कस्बे में हो रहा है, मारकाट हो रही है बुरी तरीके की, क्या क्या हो रहा है पता नहीं। तो जैसे ही वो नदी के किनारे वापस आने वाली थी, उसने देखा कि अब तो सारे लोगों को इसने मार दिया है और अब मुझे ये क्या कहते हैं, ये मुझे भी उठा करके ले जाएंगे। वो बहुत परेशान हो गई। उसने कहा कि उसने ना प्रे करनी शुरू करी, सूर्य देवता को कहा कि मेरी आपसे दोस्ती है, मैं नहीं वहाँ जाऊँगी शादी करने, कुछ तो करो, कुछ तो करो। अब जैसे जैसे किनारा पास आए, लड़की की घबराहट बढ़ती जा रही थी। अब सूर्य देवता ने एकदम से सोचा कि कुछ तो मुझे इसके लिए करना चाहिए, मेरी दोस्त है। तो उन्होंने नदी को एकदम से फाड़ दिया और ये जब लड़की जैसे ही किनारे पे आके लगी तो एक उसका रूप जो है वो चेंज हो गया, एकदम से वो एक बहुत बड़ा सा फूल बन गई। और जैसे ही वो फूल बनी तो उसका चेहरा सूर्य की तरफ हो गया, क्योंकि वो सूर्य को इतना पसंद करती थी। और आप गेस कर सकते हैं इस फूल का क्या नाम है। इस फूल का नाम है सूरजमुखी, यानी कि सनफ्लावर। और जो जहाँ पर वो रिवर फटी, जहाँ पर वो नदी फटी, वहाँ पर कुछ खास बना, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि ये किस जगह पर है और आपको क्यों यहाँ पर जाना चाहिए। तो कोई अगर गैस करना चाहता है कि ये कौन सी जगह है जिसकी कि मैंने कहानी आपको सुनाई, सूरजमुखी फूल धरती पर कैसे आया, तो मुझे ज़रूर लिख कर भेजिए कमेंट्स में, और या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और मैं बताऊंगी। इससे पहले कि मैं रिवील करूं कि ये कहाँ की कहानी है, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि इस महीने के, क्योंकि ये चौथा एपिसोड है, इस महीने के व्यूअर ऑफ द वीक हैं लोकेश झा, और उन्होंने जीती एक कस्टमाइज्ड ट्रैवल टी शर्ट जिस पे कि एक बहुत बढ़िया ट्रैवल कोटेशन लिखी हुई है। वो अंडर प्रिंटिंग है इसलिए मैं अभी दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन उन्होंने ये जीता है और बहुत जल्दी उनको ये इनाम उनके घर तक पहुँच जाएगा। अच्छा, अब किसी ने मुझे बोला है कि ये जगह है मियामी। नहीं, मियामी तो नहीं है। और एक और रिस्पॉन्स है कनाडा। नहीं, कनाडा भी नहीं है। क्या जगह हो सकती है? आप सोचिए सूरजमुखी का फूल कहाँ पर होता है, तो शायद आपको याद आएगा और मुझे ज़रूर बताइए कि कहाँ। किसी ने लिखा है महाराष्ट्र का कोई नहीं, महाराष्ट्र भी नहीं है, ये कहीं और है। एक हिंट देती हूँ, इंडिया के बाहर की जगह है। तो आप गैस करने की, कैरेबियन आइलैंड्स। नहीं, कैरेबियन आइलैंड्स भी नहीं है। तो ठीक है, मैं बताती हूँ कि ये कहाँ की बात हो रही है। ये बात हो रही है एक छोटे टाउन की जिसका नाम है इगुआना। इगुआना कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में एक छोटा टाउन है जिसका नाम है इगुआना। बेहद खूबसूरत जगह है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी खासियत है। सूरजमुखी का फूल तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन जहाँ पर वो नदी फटी वहाँ पर क्या बना? वहाँ पर बना इगुआना वाटरफॉल्स, लेकिन उसके अंदर भी एक खास वाटरफॉल है जो इस कहानी से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है डेविल्स थ्रोट। डेविल्स थ्रोट इसलिए पड़ा कि जब सूरज को गुस्सा आया कि इस लड़की को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं या उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने जब नदी को फाड़ा तो एक डेविल्स थ्रोट बना, जिसमें से कहते हैं ऐसी आवाज़ आती है कि जिसको सुनकर एक बार के को कोई डर जाता है। और वहाँ पर इतनी धुंध रहती है कि आप किसी भी समय पहुँच जाएं, वहाँ पर आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा दूसरी तरफ का नज़ारा, क्योंकि इतनी सारी उस वाटरफॉल की धुंध उड़ती है। तो इगुआना वाटरफॉल्स हैं जिसमें कि डेविल्स थ्रोट खास वाटरफॉल है, जिसको आपको देखने जाना ही चाहिए। ये ऐसा सररियल एक्सपीरियंस होगा कि देखने के बाद भी आपको यकीन नहीं होगा कि ये असली में हमने देखा है ऐसा कुछ नज़ारा। इतना ख़ास है ये, और इसमें को पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं है। आप अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस एयर्स से फ़्लाइट ले सकते हैं या एक जंगल ट्रेन ले सकते हैं या ड्राइव भी कर सकते हैं और बस भी ले सकते हैं इगुआना पहुंचने के लिए, और वहाँ से बहुत सारे टूर्स और ट्रिप्स जाते हैं वाटरफॉल तक। अच्छा, अब मैं एक ख़ास बात बताती हूँ इस वाटरफॉल की, जो कि आपको आम तौर पे पता नहीं चलेगी कि अगर आप वहाँ देखने गए हैं तो आपको फ़ोटोग्राफ़ी कैसे करनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ़ी का मज़ा इसमें तब है कि आप कैमरे को एक जगह पे फिक्स कर दीजिए डेविल्स थ्रोट वाटरफॉल पर और वेट करिए 15 मिनट्स 20 मिनट, उसको लगा रहने दीजिए, क्योंकि अक्सर यहाँ पे जिस तरह से पानी फैलता है तो उसमें वाटरफॉल्स के में ही रेनबो बनता है
और उस रेनबो को जब वो बन जाता है कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ट्रांजिएंट होता है, बड़ी जल्दी से आता है और चला जाता है। तो उस रेनबो को अगर कैप्चर करना है तो कैमरा को एक फिक्स जगह पर लगाइए और उसको छोड़ दीजिए, थोड़ी देर वेट करिए, मोस्ट लाइकली आप रेनबो को कैप्चर कर पाएंगे। इस जगह की फ़ोटोग्राफ्स और इसके बारे में और सारी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, जिसका नाम है अनुपमा द नॉन अपोलोजेटिक वुमन, यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी जगहों की जानकारी है और फोटोग्राफ्स हैं, वहाँ के ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो सब आप जाकर पता कर सकते हैं मेरे चैनल से, जिसको आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी तक किसी ने सही गेस नहीं किया, तो आज के लिए मैं अभी किसी को ब्राउनी पॉइंट्स, स्टार पॉइंट्स नहीं दे पाई हूँ। अब मैं बताती हूँ कि अगर आप इग्वाना गए हैं, अर्जेंटीना गए हैं, तो आपको खाना क्या चाहिए। और किसी लिसनर ने, व्यूअर ने मुझे ये लिखा था कि आप खाने के बारे में बताते हैं, आप शॉपिंग के बारे में भी बताइए। तो आज हम शॉपिंग के बारे में भी बताएंगे। तो वहाँ पर खाने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं 3 खास चीज़ों को बताऊँगी जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो एक तो है सबसे पहले, क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है, अर्जेंटीना में थोड़ा स्पाइसी खाना मिलता है, चिमीचूरू। चिमीचूरू वहाँ की बेसिक सॉस है, साल्सा टाइप की सॉस है, जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स, टोमेटोज़, अनियंस और स्पाइसेस होते हैं। और ये वो लोग किसी भी चीज़ के साथ खाते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि जो इंडियन पैलेट है उसके हिसाब से चिमीचूरू बहुत ज़बरदस्त सॉस होती है। उसके बाद है डल ले माश। डल ले माश वहाँ का कैरमल सॉस है, इसको लेना मत भूलिएगा। एक स्पेशल प्रोसेस से दूध को रिड्यूस करके ये सॉस बनाई जाती है, और जो भी कोई वहाँ जाता है तो ये कैरमल सॉस तो टेस्ट करता है और लेकर भी आता है। अब तीसरी चीज़ है चोरीपान या शौरीपान। शौरीपान क्या है, जैसे स्ट्रीट फूड है वहाँ का, उसमें बहुत सारी तरह के, जैसे हम भेलपूड़ी बनाते हैं ना, उस तरह से बहुत सारी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स एक साथ टुगेदर करके उनको बारबेक्यू करके और एक ब्रेड के बीच में, क्रिस्पी ब्रेड के बीच में रखा जाता है, और वहाँ का बहुत पॉपुलर स्ट्रीट फूड है। जैसे हम भेलपूरी खाते हैं, हम रोल्स खाते हैं अपने इंडिया में, उस तरह से इस चोरपियन को आप ज़रूर टेस्ट करके देखिएगा। वहाँ की एक ख़ास चीज़ है और आपको पसंद ज़रूर आएगी। अब हम आते हैं शॉपिंग पर। शॉपिंग के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहली चीज़ है, वहाँ पर एक स्पेशल तरह के टी सेट्स मिलते हैं, जिनको मेट कहा जाता है, और ये टी सेट ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक है, दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। फिर वहाँ पर लेदर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, लेदर बैग्स, लेदर जैकेट्स, लेदर की कुछ सजाने की भी चीज़ें, तो लेदर और बहुत अच्छी क्वालिटी का लेदर मिलता है। तो अगर अर्जेंटीना जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेदर का जो भी आपको पसंद है, वॉलेट, पर्स, बैग, शूज़, व्हाटएवर, आप ज़रूर लेकर आइए। तो एक बार मैं यहाँ फिर बता दूं कि इस महीने के व्यूअर ऑफ द वीक है लोकेश झा, जिनको मिली है ऑसम ट्रैवल टी शर्ट, पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड विद अ ऑसम ट्रैवल कोट। और ऐसी जगहों जाने के लिए ऐसी टी शर्ट हो तो फिर बात ही क्या है। आपको भी अगर ये टी शर्ट चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है अनुपमा द नॉन अपोलोजेटिक वुमन। अब आपको तो पता है मुझे बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती हैं, शायद आपको भी नहीं आती होंगी, तो आज मैं बता रही हूँ एक और ऐसी बात जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है। अब जब कोई कार ख़रीदने जाता है, स्पेशली लग्जरी कार, मर्सिडीज़, ऑडी, इस तरह की कोई भी, फरारी, तो हम क्या करते हैं, वहाँ जाकर पूछते हैं कि इसके फ़ीचर्स क्या हैं, इसमें एडिशनल फ़ीचर्स क्या हैं, इसमें एयर बैग्स कितने हैं, इसके इंडिकेटर कहाँ कहाँ फ्लैश होते हैं, इसमें सीट बेल्ट्स कितनी हैं। और जब वो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं उन सारी चीज़ों से, तब हम जाकर उसको ख़रीदते हैं। अब मुझे जो बात समझ में नहीं आती कि जब ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सड़क पर उतरती हैं, लोग इन्हें चलाते हैं, तो इन फीचर्स को यूज़ क्यों नहीं करते, इंडिकेटर ही नहीं देते। एकदम से बड़ी गाड़ी आपके बगल से निकलेगी और मुड़ जाएगी विदाउट इंडिकेटर। अरे जब इतने पैसे खर्च करके इतने अच्छे फीचर्स और इतने बढ़िया वाले इंडिकेटर्स आपने लिए, तो आप यूज़ क्यों नहीं करते। सीट बेल्ट्स नहीं लगाते, पीछे वाली सीट वाले तो बिल्कुल ही नहीं लगाते। तो इतनी महंगी गाड़ी जिसके फीचर्स भी इतने सारे हैं और आपने देख परख के लिए, तो आप उसको यूज़ क्यों नहीं करते, उस इंडिकेटर को यूज़ क्यों नहीं करते। बिना इंडिकेटर के लोग क्यों मुड़ जाते हैं, समझ में ही नहीं आया मुझे आज तक। ये इतनी सारे पैसे खर्च करके फीचर्स लिए और फिर उसको आप यूज़ भी नहीं करते।
एनीवे मतलब ये बात सोचने वाली है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। अच्छा, अब मुझे आप बताएं कि एक सवाल है आपके लिए, और सवाल ऐसा है जिसको आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। सवाल ये है कि जो घर में हमारे पेन्स और पेंसिल्स होते हैं वो खो जाते हैं तो जाते कहाँ हैं? वो कभी मिलते ही नहीं हैं। कहाँ जाते हैं वो पेन और पेंसिल जो खो जाते हैं और कभी नहीं मिलते? आपके पास कोई जवाब है तो ज़रूर मुझे बताइए। और मेरा चैनल जिसका नाम है अनुपमा द नॉन अपॉलोजेटिक वुमन, उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अब मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग उस प्रैक्टिकल मैजिक के इंतज़ार में हैं जो मैंने इस हफ्ते के लिए तय किया है। और मैजिक ऐसा है जिसको कोई भी किसी भी एज में यूज़ कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स मैं याद दिला दूं, अगर आप भूल गए, मुझे लगता नहीं है कि आप लोग भूले हैं, तो वो प्रैक्टिकल मैजिक है कि किसी भी एज में अपने बालों को नेचुरली ब्लैक कैसे रखें कि कलर करने की ज़रूरत ना पड़े कभी भी। ऐसा हो सकता है और ये ट्राइड एंड टेस्टेड टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि मेरी जो आज की आउटफिट है और जो मेरी ज्वेलरी है वो स्पॉन्सर्ड है चश्मे बदूर बुटीक से। उन्होंने स्पॉन्सर की है। दिस इज़ कर्टसी द चश्मे बदूर बुटीक। दे हैव अमेजिंग स्टफ, यू कैन चेक इट आउट। नाउ the description will be in the comments, the contacts will be in the comments for if you want to check the boutique out. Now तो प्रैक्टिकल मैजिक पर आते हैं, सब वेट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक चाहिए 2 कटोरी सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, और चाहिए 2 बीट रूट यानी कि चुकंदर। अब आपको करना क्या है कि सरसों के तेल को पूरी तरह बिल्कुल गरम कर लें, जितना फ्राई करने के लिए हम गरम करते हैं ना कढ़ाई में। और कढ़ाई होनी चाहिए लोहे की, स्टील की या एल्यूमिनियम की कढ़ाई मत यूज़ करिए। लोहे की कढ़ाई में 2 कटोरी सरसों का तेल, आप उसको बिल्कुल अच्छे से गरम कर लीजिए। और पतले पतले स्लाइसेस बीट रूट को छीलने के बाद उसके कर लीजिए। और जैसे हम फ्रेंच फ्राइज तलते हैं ना तेल में, उस तरीके से आप ये चुकंदर के पतले स्लाइसेस तलिए। और तब तक तलिए जब तक वो पूरी तरह जल नहीं जाए, मतलब कि वो डार्क होने के बाद भी आप तलते रहिए जब तक कि वो जल ना जाए। अब इस तरह से तलने के बाद उसको फ्लेम ऑफ करके कढ़ाई में ही छोड़ दीजिए, तेल को भी और चुकंदर को भी। जब वो ठंडा हो जाए तो उसको एक स्पून से क्रश करिए, क्योंकि जो जल जाएगा ना जब चुकंदर, तो वो क्रश आराम से हो जाएगा, उसका चूरा बनाना मुश्किल नहीं होगा। अच्छी तरह चूरा बनाइए और ओवरनाइट उसी कढ़ाई में छोड़ दीजिए, लोहे की कढ़ाई में। अगले दिन छानना नहीं है, कुछ नहीं करना, उसको निकाल के एक बॉटल में भर लीजिए। 1-2 घंटे के बाद वो जो सारा चूरा है चुकंदर का वो नीचे सेटल हो जाएगा और ऊपर तेल साफ़ रहेगा, मतलब उसमें वो चूरा नहीं रहेगा। अब हफ्ते में 2 बार इस ऑयल को अच्छी तरह सर में जड़ से लेकर और एंड्स तक लगाना है। और ओवरनाइट छोड़कर या 1 दिन छोड़कर उसको जैसे नॉर्मली आप अपने हेयर वॉश करते हैं उस तरह से वॉश कर लीजिए। 4 से 5 हफ्ते के यूज़ के बाद, माने कि हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है, इसमें कमी मत करिए, टालिए मत, हफ्ते में 2 बार यूज़ करिए। 4 to 6 वीक्स के बाद आप देखेंगे कि आपके बाल कुदरती काले हो गए और आपको कोई डाई कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इट इज़ ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, नेचुरल एंड होममेड। तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, कोई इससे आपके बालों को या आपके स्कैल्प को नुकसान नहीं होगा, और किसी भी एज के ग्रुप के लोग लगा सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसको अभी ट्राई करिए, आज ही बनाओ और लगाना शुरू करो, और फिर मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। बल्कि 3-4 हफ्ते में ही आपको दिखने लगेगा कि अब आपको कलर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जिनके बाल ऑलरेडी ग्रे हो चुके हैं वो भी लगा सकते हैं, जिनके नहीं हुए हैं वो भी लगा सकते हैं, ताकि कभी हो भी ना। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल मैजिक। आपको कैसा लगा, आप इसको यूज़ करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिसका नाम है अनुपमा द नॉन अपॉलोजेटिक वुमन, क्योंकि वहाँ पर लाइव शो और ट्रैवल डेस्टिनेशंस के अलावा बहुत सारी हिंदी की स्टोरीज़ हैं, नज़में हैं, गज़लें हैं, शायरी है और कुछ रिलेशनशिप एडवाइस भी है। तो आप चेकआउट ज़रूर करिए मेरे चैनल को। और आपको मेरा लाइव शो कैसा लगता है, आप इसमें और क्या सुनना चाहते हैं, ये सब मुझे लिख कर भेजिए।
मेरा ईमेल आईडी है makehappyfoundations@gmail.com। तो ये था मेरा आज का लाइव शो। आप अर्जेंटीना कब जा रहे हैं, और अगर आप जाते हैं तो फ़ोटोज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और कहीं की भी स्पेशल फ़ोटोग्राफ्स या वीडियोज़ हैं आपके पास तो मुझे ज़रूर शेयर करिए। मैं अपने चैनल में और अपने लाइव शो में उनको इंक्लूड करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूँ कहानीबाज अनुपमा। दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को भी सलाम। बाय बाय।